सघन माध्यम से जब प्रकाश विरल माध्यम में आता है तो दूर हटता है, और आपतन कोण का मान और ज्यादा बढ़ा देने पे प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा, विरल माध्यम में प्रवेश ही नहीं करता, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है ना। और प्रकाश किरण की घटना क्या कहलाती है, पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाती है। समझ गए। कोण, क्रांतिक कोण, इसको अंग्रेजी में बोलते। देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, समझ लो मेरी बात को। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको बोलेंगे, देखो किसी माध्यम का अपवर्तनांक जब वायु के सापेक्ष निकाला जाए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक यदि वायु के सापेक्ष निकाला गया, हवा के सापेक्ष निकाला गया है, तो क्या हो जाएगा, वो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। समझे। निकालना है किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वायु के सापेक्ष उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अब इधर इधर इधर, हाँ अब देखो है प्रकाश के परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं ना, अब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। आ जाओ, प्रकाश का अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। तो परावर्तन के बारे में पता है ना, कोई पूछे तो क्या बताओगे, कोई बताएगा परावर्तन के बारे में, प्रकाश का परावर्तन बताओ मन, प्रकाश का परावर्तन क्या है। बताते समय ना दिखाया करो ना, नहीं तो चलो बता। हाँ उसपे सजीव किरण आती है, हाँ जो अपरावर्तित किरण मतलब उस बिंदु पे पड़ती है, फिर उसी के पश्चात लौट जाती है। हाँ विलंब पाया जाता है आपतन कोण परावर्तन। चलो बैठो ठीक है, बता लिखने को लिख ले जाएगा, लेकिन बताने में सबको दिक्कत होती है। देखो इसमें आप लोग को बस इतने चीज़ ध्यान रखना है कि जो परावर्तन होता है उसके लिए जो वस्तु रहेगा जिस पे पड़ेगा वो होना चाहिए अपारदर्शी, परावर्तन के लिए होना चाहिए अपारदर्शी, और अपवर्तन के लिए होना चाहिए पारदर्शी, ठीक है ना। बस इतना चीज़ ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पे अपवर्तन होगा क्या, तो मैं आप लोग को बस थोड़ा चीज़ बता दे रहा हूँ कि अपवर्तन के लिए आप लोग को समझना क्या करेगा ना। देखो पहले नंबर ये देख लो माध्यम क्या होता है, इसमें माध्यम के बारे में बताया हूँ, 1 मिनट और देख लो माध्यम क्या होता है। माध्यम, ठीक है ना। तो माध्यम 2 प्रकार का होता है, सघन और विरल। ध्यान दो, माध्यम क्या होता है अगर कोई पूछे तो ऐसे बताएंगे, जैसे हवा है ना, तो हवा में ढेर सारे हवा के कण है ना, समान रूप से ऐसे फैले हुए हैं, समांगी है ना, समान रूप से फैले हुए हैं, तो इसको बोल देंगे एक अलग माध्यम हो गया ना। ऐसे कांच है तो कांच में भी कांच के कण समान रूप से फैले रहते हैं ना, ऐसा नहीं रहेगा कि कहूँ कम कहीं ज़्यादा, कहीं कम कहीं ज़्यादा, ऐसा तो नहीं रहता ना, समान रूप से फैले रहते हैं, तो वह एक अलग माध्यम हो गया कांच, ठीक है ना। पानी है तो पानी में पानी के कण चारों ओर फैले हुए हैं समान रूप से। अगर यहाँ का पानी देखोगे तो उसमें भी वही कण हैं, उतने कण हैं, यहाँ पे देखोगे बाल्टी में तो वही, मतलब जितना भी रहेगा कण समान रूप से फैले रहते हैं ना, तो पानी भी एक अलग माध्यम हो गया, समझे ना। तो जैसा इस चैप्टर में हम लोग किस जो माध्यम रहेगा उसमें कांच के बारे में पढ़ेंगे, कांच एक माध्यम लेंगे, एक हवा और एक जल, यही 3 पढ़ेंगे ही ना। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ तो सघन क्या होता है। सघन जैसे आप लोग को पता है ना, है पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ का परिभाषा पता है ना, हमारे चारों उपस्थित हुए सारी चीज़ें जिनमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता पदार्थ कहलाती हैं। तो होता क्या, पदार्थ आप लोग को जब पढ़े होंगे तो पदार्थ सबको पता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिनको परमाणु बोलते हैं ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनेगा। अब देखो आप लोग जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं, ठीक है ना। आप लोग अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, ठोस में पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच में खाली स्थान बहुत कम होता है, अंतराणविक बल ज़्यादा होता है, अंतराणिक स्थान कम होता है, ठीक है ना। और ठोस में क्या होता है, उनका घनत्व भी उच्च होगा। क्या होगा, ठोस में क्या रहेगा, घनत्व उच्च होता है, और घनत्व उच्च है यानी कि उसको उसके कण पास पास है, तो उसको बोल देंगे सघन, ठीक है ना। तो जो ठोस हमारा यानी कि कांच जो है, कांच वो क्या होगा, हमारा सघन होगा। समझ में आया। ऐसे विरल क्या बोलेंगे, जैसे हमारा वायु है तो वायु में कण दूर दूर है ना, इसका घनत्व कम है। जब जिसमें कण दूर दूर रहते हैं उसका घनत्व कम। जैसे अभी देखो इस क्लास में है ना 100 लोग की संख्या बैठी हुई है, 100 लोग तो हैं, देखो 50 लोग पीछे हैं, तो इस प्रकार से। तो ऐसे है ना, तो यहाँ पे घनत्व तो आप लोग का उच्च है। अगर इसी जगह पे मान लो 2 4 7 8 लोग रहते ना, तो आपका घनत्व क्या हो जाता, कम हो जाता, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो जैसे विरल है ना, तो हवा है ना, हवा या वायु इसको कह देंगे ना, हवा जो है इसमें कण दूर दूर होते हैं ना, तो ये हमारा विरल हो जाएगा। और जल जो हमारा बीच का है ना, तो घनत्व तो मतलब कौन सघन ज़्यादा है, कांच सबसे ज़्यादा सघन, जल उससे कम और हवा
सबसे कम ये सघन है ना, मतलब यानी विरल है। अब ध्यान दो मेरी बात को, सघन विरल। अब आप लोग को जानना क्या है, देखो है भी नहीं, आप लोग को अगर कोई है जैसे प्रकाश है ना, तो आप लोग पढ़ेंगे प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल से चलता है ना, समझ रहे हो। तो सघन माध्यम में जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, बहुत धीमे धीमे चलता है, समझ में आया। और विरल माध्यम में प्रकाश क्या होता है, बहुत तेज़ी से चलता है। जैसे आप लोग को मैंने बताया था एग्जाम्पल ना, कि अगर कोई बच्चा है ऐसे, जैसे मान लो ढेर सारे वो है बेंच रखा है ना, ढेर सारे ऐसे बेंच रखा हुआ है। अब होगा क्या कि अगर कोई खाली रास्ता है, क्या कर रहा है, पेन कर रहा है, कौन काम है ये पेन के, बाद में उठा लेना, कहूँ चला जाएगा, कौन उठाए थोड़ी ले जाएगा, ध्यान दो है। तो अब मेरी बात को ध्यान दो। तो देखो क्या बता रहा था, भुला गया तुम लोग के चक्कर में। हाँ देखो, अगर मान लो है कोई ऐसा रास्ता है जिनमें कुछ ना रहे रास्ते में, तो उसमें प्रकाश क्या होगा, मतलब आप ही रहेंगे, दौड़ा जाए, दो बच्चे हैं, एक को एकदम खाली रास्ता मिल जाए, एक को भीड़ वाला रास्ता मिल जाए, इसमें आदमी भी आते जाते रहे, बेंच वगैरह रहे, है ना। तो खाली वाले रास्ते में जो भी जाएगा वो खूब तेज जाएगा, और भीड़ वाले रास्ते में धीमे धीमे आदमी जाएगा ना। तो ठीक है, प्रकाश के साथ भी होता है। प्रकाश जो रहेगा वो क्या होता है, जब खाली रास्ता मतलब कण जब नहीं रहेंगे, यानी कि विरल माध्यम में रहेगा तो तेजी चलेगा। विरल माध्यम में क्या होगा, विरल माध्यम में क्या होगा, हाँ चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसमें सघन माध्यम में क्या होगी, चाल इसकी चाल कम रहेगी, प्रकाश की चाल, समझ गए ना, इतना चीज़ आप लोग। अच्छा, अब आप लोग को ध्यान दो, अब मेरी बात को ध्यान दो। देखो मान लो मेरे यहाँ पे ऐसे एक प्रकाश है, यहाँ पे क्या है, विरल माध्यम में क्या है, विरल, और नीचे क्या है, सघन। ध्यान दो अब थोड़ा सा, क्योंकि अब देखो मान लो यहाँ से कोई प्रकाश की एक किरण आया, वैसे किरण बहुत सारी आती है, लेकिन मान लो एक किरण आ रहा है, तो आने वाली किरण इसको आपतित किरण बोल देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये आया इसके सतह पे, जिस ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना, देखो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे इसके ऊपर दूसरा माध्यम है, इसके नीचे दूसरा माध्यम है, ठीक है ना। जब इस पृष्ठ पे पड़ेंगे यहाँ पे तो होगा क्या, क्योंकि ये हमारा क्या है, अपारदर्शी, क्या है जो इधर माध्यम है, जो ये वाला सघन वाला, ये क्या अपारदर्शी है, क्या है, अपारदर्शी है। तो इससे क्या होगा, प्रकाश की किरणें वापस नहीं मुड़ेंगी कि परावर्तन हो जाए ना, पारदर्शी होता। अरे सुनोगे था तुम लोग, ये पारदर्शी है रे, तुम लोग गड़बड़वा देते हो, ये पारदर्शी है, परावर्तन में अपारदर्शी होता था ना, परावर्तन में पारदर्शी रहता था। मैं चेक कर रहा था कि तुम लोग का ध्यान कहाँ है, यही बोल दिया, इनके इमली का आम बोल दिया। देखो मैं क्या कह रहा था, ये पारदर्शी है, पारदर्शी में प्रकाश एक आर पार हो जाएगा, अपारदर्शी में क्या हो जाता, मुड़ जाता था, समझ गए ना। तो देखो अब इसमें क्या होगा, प्रकाश केवल मुड़ेगा नहीं, क्योंकि पारदर्शी है तो प्रकाश नीचे जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो अभिलंब बना लेंगे, जहाँ पे आया आपतन बिंदु पे यहाँ पे अभिलंब बनाते हैं, ठीक ना। अब ध्यान दो आप लोग, इसको थोड़ा समझो। जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है, विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये क्या अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब, अभिलंब, ठीक है ना। ये क्या होगा, इसकी तरफ झुक जाएगा। इस बात को आप लोग ऐसे ध्यान दीजिए, विरल है सघन है, विरल में चाल धीमी होगी, सघन में क्या हो जाएगी, विरल में तेज रहेगा, सघन में कम हो जाएगा। अब आप लोग सघन में जब कम हो गया है चाल, तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लो है जो ये अभिलंब है ना, ये अभी देखो इसमें है क्या, अगर आपको यहाँ से अभी ये प्रकाश का आया, यहाँ पे ऐसे आया ना, ऐसे आ रहा है, अब जाना तो चाहता है ऐसे ही, क्या हो जाएगा, ऐसे जाना तो ऐसे सीधे चाहता है ना, लेकिन सीधे नहीं जाता है, मुड़ेगा। क्यों मुड़ेगा, क्योंकि प्रकाश के चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, तो यहाँ पे प्रकाश की चाल धीमा होगा, और जब प्रकाश की चाल धीमा होगा तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ऐसे जाएगा। अच्छा कोई पूछे झुकता है कैसे पता चला, तो देखो जब इसकी चाल धीमी हो जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। कैसे कैसे देखो, अभी है ना, मैं एक बॉल मेरे पास फेंक रहा हूँ ना, अगर मैं इसको खूब तेज से फेंकूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी तल से ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा, और मजे से फेंक दूंगा ऐसे पुट से तो थोड़े ऊंचाई तक जाएगा। जितने तेज फेंकूंगा, चाहे कोई नुकसान हो गया, चलो जाए दो, तो ज़्यादा दूर तक जाएगा ना। तो मान लो ये जो अभिलंब है नीचे वाला पृथ्वी के तल अभिलंब मान लिया गया, और यहाँ से मैं फेंक रहा हूँ, खूब तेज फेंकूंगा तो ये खूब ऊंचाई तक जाएगा, मतलब अभिलंब से दूर जाएगा, तेज जाएगा तो दूर जाएगा। और अगर धीमे जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, मतलब पृथ्वी तल की ओर झुका रहेगा ना। तो यहाँ पे देखो सघन विरल से सघन में आया, तो चूंकि यहाँ पे इसकी चाल धीमी होगी तो ये क्या हो गया, इधर की तरफ मुड़ गया। अब देखो यही घटना अपवर्तन कहलाता है। देखो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, इसमें प्रवेश करेगी, परावर्तित नहीं होगा ना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह सीधे ना जाके, सीधे तो जाना चाहता है लेकिन सीधे ना जाके अपने पथ से विचलित हो जाती है। अब अपने पथ से विचलित हो जाती है, दूसरी तरह से होगा।
दूसरी तरह से, या तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है ना। तो अगर देखो विरल से सघन में आया तो इधर की तरफ मुड़ गया ना। अच्छा, अगर सघन से विरल में जाता तो सबको पता है ना, ये सघन हो जाता, साघन सघन और ये विरल। अब यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे आया, मान लो सीधे प्रकाश किरण उठाया, यहाँ पे अभिलंब हो गया ऐसे। अब देखो इसमें जाना तो ऐसे सीधे चाहता था, लेकिन अभी विरल है ना, तो विरल में क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर हट जाएगा ना। मतलब यहाँ से फेंकूंगा तो ऐसे सीधे जाएगा, मतलब काफी ऊंचाई जाएगा। मतलब यहाँ से देखो ढेर ऊंचाई गया, क्योंकि विरल में तेजी से जा रहा है ना। समझ में आ रहा बात को? तो ये हो गया। अब आप लोग एक ध्यान दो, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जब विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और जब सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। अच्छा आई, अब आपतित किरण कोई पूछे तो आपतन बिंदु और मतलब आपतित किरण बोलेंगे ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। इसको भी कोण आई से ही प्रदर्शित करेंगे ना। अच्छा, है क्या है? ये अपवर्तित किरण है, ये आपतित किरण था, ये अपवर्तित किरण है। परावर्तित नहीं बोलेंगे, अपवर्तन हो रहा है ना, तो अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे? कोण आर। यानी इस कोण आर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहती हैं। पहले किरण बोली है, निकल जाता है, कोई बात नहीं, एक आध बार चलो माफ कर दिया। देखो अच्छा, अब देखो भाई आपतन कोण ये है ना, यहाँ पे आपतन कोण ये है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अपवर्तन कोण कौन सा होगा? वैभव बता दो, यहाँ पे अपवर्तन कोण कौन होगा? कहाँ से बनेगा? ये है ना। हाँ अच्छा, अब वही तुमसे एक चीज पूछूंगा। अब देखो इसमें आप लोग देख रहे होंगे, ये आपतन कोण है, ये क्या है? अपवर्तन कोण। यहाँ पे आपतन कोण है, यहाँ पे अपवर्तन कोण। तो इसमें बताओ जब विरल से सघन में गया तो आपतन कोण का मान बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? अपवर्तन कोण से छोटा हो जाएगा ना। तो यानी आपतन कोण आई का मान क्या हो जाएगा? छोटा होगा। छोटा होगा भैया, बड़ा होगा, मतलब बड़ा होगा भैया, हाँ बड़ा होगा एंगल आर से, ठीक है ना। आपतन कोण का मान बड़ा रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, जब विरल से सघन में जाएगा। आर का मान यहाँ पे छोटा हो गया। देखो अभिलंब की ओर झुक गया, अगर अभिलंब पे जाता तो बराबर होता, सीधे जाता, लेकिन झुक गया है तो अब छोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ई वाला सही रहेगा। आप लोग के विकल्प में ऐसे पूछेगा ना कि कौन सा कथन सही रहेगा? विरल से सघन में जाएगा तो विरल से सघन में जाएगा तो आई का मान बड़ा रहेगा, आर का मान छोटा रहेगा। ऐसे सघन से जब विरल में जाएगा तो समझ लो विरल में जा रहा है, तेजी से जाएगा, तेज जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा और कोण भी बड़ा बनाएगा। तो यानी कि यहाँ पे होगा क्या? हमारा आई का मान क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और आर का मान क्या हो जाएगा? हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला रिलेशन इसके लिए सही रहेगा, इसके लिए। समझ गए मेरी बात? मेरी बात समझ गए ना सीना? अच्छा, तो प्रकाश का अपवर्तन कोई पूछे तो क्या बताएंगे? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह सीधे जाकर अपने पतले विचलित हो जाती है, और प्रकाश किरण की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। समझ गए? अच्छा, तो अब देखो जैसे परावर्तन के दो नियम था, ऐसे अपवर्तन का भी दो नियम है, ठीक है ना। सिंपल से समझ लो दोनों नियम क्या है। देखो इसको मिटाऊं, देखो ध्यान दो, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम ध्यान दो। अपवर्तन के कितने नियम हैं? दुई। चल बताओ, खड़ी हो, बताओ दोनों नियम। हाँ बता रही है, देख के। हाँ हाँ रुका हूँ, कहूँ नहीं जा रहा हूँ, देख लो, कहो तो हाथ वाथ बैठ जाऊँ आराम से। हाँ, और दूसरा नियम? हाँ, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं ना। आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा के मतलब दोनों अनुपात जो होता है ये नियतांक होता है ना। चलो, जिसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन कहते हैं। बैठियो, ठीक है। देखो तो अपवर्तन का नियम दूसरा है। पहला नियम तो जैसे परावर्तन का नियम था वैसे सेम टू सेम है ना। आपतित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित, अपवर्तित किरण यहाँ पे बोलेंगे। वहाँ पे परावर्तित है, यहाँ पे क्या रहेगा? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। समझ गए?
यहाँ पे वहाँ पे रहता था परावर्तित किरण, यहाँ पे अपवर्तित किरण रहेगा, बाकी सेम सेम है ना। दूसरा नेम क्या है, आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण क्या है, ऐसे देखो मान लो ये है ऐसे, ये आई है और ये आर है, आपतन कोण। आपतन कोण की ज्या देखो है, आपतन कोण क्या बोलेंगे, आई, ये आपतन कोण है। और इसकी ज्या, ज्या मतलब साइन ना, ज्या को साइन बोलते हैं, कॉस को कोज्या बोलते हैं और टैन को स्पर्श ज्या बोलते हैं ना। समझ में आ रहा है, मैथ में आप लोग पढ़े नहीं है त्रिकोणमिति में, साइन को ज्या बोलेंगे, कॉस को कोज्या और टैन को स्पर्श ज्या। ऐसे सेक को व्युत्क्रम कोज्या, कॉसेक को व्युत्क्रम स्पर्श ज्या, नहीं कॉट को व्युत्क्रम स्पर्श ज्या बोलेंगे और कॉसेक को व्युत्क्रम ज्या बोलेंगे। नहीं बताया क्या, ठीक कौन बात नहीं, जाने रहो। तो साइन आई और साइन आर, इन दोनों का अनुपात जो है क्या हो जाएगा, एक नियतांक हुआ, बराबर नियतांक है, नियतांक है। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग, ये प्रूफ किया जा सकता है, साइन आई बटे साइन आर प्रूफ किया जा सकता है। कैसे, ध्यान दो, एक हम लोग ऐसे रख देंगे, मान लो कोई कांच है नीचे, ऊपर क्या है, एयर है, तो ऐसे जब प्रकाश के डालेंगे तो एक चादर रख लेंगे हम लोग ना, कोण जैसे बढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे आप लोग को पता है कि माध्यम इसका सेम रहेगा, मान लो ये कांच है, मतलब ये सघन है या फिर कांच है, मान लो कांच है या वायु, मान लो ये वायु है और ये क्या कांच है। तो आप लोग को ध्यान दो होगा क्या है, यहाँ पे आई का मान बढ़ाओगे, जैसे जैसे आई का मान परिवर्तित करेंगे, जैसे यहाँ पे गया तो यहाँ से गया आपकी बार ना, दूसरी बार जैसे थोड़ा सा ए यहाँ पे ऐसे डाल देंगे तो और दूर से ऐसे होके जाएगा, ठीक है ना, और दूर से जाएंगे तो और दूर से ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से बदलता जाता है ना, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। तो इस प्रकार से होता क्या है कि यहाँ पे आई और आई का मान जैसे चेंज करते हैं वैसे आई का आर का मान भी चेंज हो जाता है। तो जब ऊपर वाले का चेंज कर रहे हैं, नीचे वाला भी चेंज हो रहा है, उसी अनुपात में जैसे ये थोड़ा बढ़ा तो थोड़ा ये बढ़ गया, और बढ़ा और बढ़ गया, और बढ़ा और बढ़ गया, तो भाग करेंगे तो वही फिक्स वैल्यू आएगा ना, तो ये हमेशा फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं ना। वही जो नियतांक है, इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं ना। अब अपवर्तनांक क्या होता है उसको समझा देता हूँ आप लोग को, ठीक है ना। बस लेकिन थोड़ा एक चीज़ बता दूं अपवर्तनांक से पहले, थोड़ा आप लोग को क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है, ये दो चीज़ बता देता हूँ ना। देखो समझ गए। अब देखो क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है, ध्यान दो आप लोग। पहले बताऊंगा किसको, मैं क्रांतिक कोण को बताऊंगा, कि पूर्णांतिक परावर्तन पहले बताऊं, पहले पूर्णांतिक परावर्तन बताता हूँ ना। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहोगे सर जी अपवर्तन में परावर्तन कहाँ था गया ना, तो इसको फील करो बढ़िया कार्य से। पूर्णांतरिक परावर्तन जो है इसको आप लोग फील कर सकते हो, कैसे होगा देखो आप लोग को पता होना चाहिए। देखो पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, देखो इसमें एक चीज फिक्स रहेगा कि हम लोग पहले माध्यम जो लेंगे वो सघन लेंगे और दूसरा विरल लेंगे। पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना तभी होगी जब पहला माध्यम, नहीं पहला माध्यम, एक तो सघन विरल तो होता ही है, एक तो सघन रहेगा, एक तो उसके तुलना में विरल रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो पहला रहेगा वो क्या होगा, हमेशा सघन रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा सघन रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, विरल रहेगा। ये चीज समझी नहीं समझी। पूर्णांतरिक परावर्तन को समझने के लिए क्या करेंगे, पहला माध्यम सघन और दूसरा विरल। अब देखो इसमें होगा क्या, हमारा एक प्रकार की आया ऐसे, समझी, यहाँ पे क्या बनाएंगे, अभिलंब। अब ध्यान दो आप लोग, ये यहाँ से आया तो आप लोग ही बताओ कि ये जाना तो ऐसे सीधे चाहता है, क्या चाहता है, इसे सीधे जाना चाहता है, लेकिन होगा क्या, विरल में आया। यहाँ पे जैसे कीचड़ में से आप लोग निकलेंगे तो कीचड़ में कितना तेज चलेंगे तो मजे मजे, जैसे हाईवे पे जाएंगे तो खूब तेज भागेंगे नहीं, तो सेम टू सेम यहाँ पे मजे मजे आ रहा है। जैसे यहाँ पे हाईवे मिला, इसको विरल मिला, यानी कि खाली रास्ता मिला, तो यहाँ पे क्या होगा, खूब तेज भागेगा ना, और तेज भागेगा तो ये अभिलंब से, यानी पृथ्वी जैसे में होता है ना, तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, तो दूर हटेगा तो ऐसे जाएगा, समझिए ना, मेरी बात समझिए ना, दूर हटेगा ना। अच्छा मैं अगर यहाँ से डाला प्रकाश की, अब की बार ऐसे टॉर्च डालूँ, यहाँ से डाला दूँ, देखो यहाँ से ऐसे थोड़ा बढ़ा दूँ, तो अब की बार क्या जाएगा, अब की बार जब इतना और डाल दिया तो मतलब क्रॉस कर दिया, यहाँ पे आई का मान इतना था, आपकी आई का मान और बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो अब की बार क्या हो जाएगा, ये और बढ़ेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात समझ रहे हो। अभी ये आप लोग क्रांतिक कोण भी जान लोगे और पूर्णांतरिक परावर्तन भी जान लोगे ना। अभी देखो है क्या कि एक समय बाद ऐसे डाल दे प्रकाश की, ऐसे आया यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा दें, और ये क्या हो जाए, इसके देखो इस फिर दूसरे इस माध्यम में ना जाने पाए, विरल माध्यम में ना जाएगा, उसी में वापस जाएगा। ऐसे खूब ऐसे जब डालेंगे क्लास पे तो ऐसे क्या होगा, उसी पे लौट जाएगा। अरे आप लोग पढ़े नहीं हैं, पढ़े नहीं खेले हैं, कहो मान लो बाढ़ वाड़ आया हो या फिर ताला वाला में गए होंगे तो गिट्टी फेंकते हैं ना, फेंके कि नहीं, ऐसे फेंकते तो ऐसे जब उसको है ऐसे फेंकेंगे, दो तरह से फेंकना होगा ना, ऐसे फेंकेंगे तो टूब से डूब जाएगा ना, है
नहीं समझ में आ रहा है? हाँ? अरे जब ऐसे फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन ऐसे जैसे जैसे ऐसे ऐसे क्रॉस करके, जितने क्रॉस करेंगे उतने डूबने का चांस कम रहेगा ना, वो खूब तेज तेज जाता है ना। आप लोग ट्राई कीजिएगा, जितना इसे क्रॉस करके फेंकेंगे उतने। अब देखो मान लो यहाँ पे अभिलंब है, अभिलंब है, ऐसे मान लो इसे अभिलंब है, ऐसे 90 फेंकेंगे तो एकदम डूब जाएगा, और फेंकेंगे तो डूब जाएगा, और ऐसे। और जैसे यहाँ पे ऐसे अभिलंब है और ऐसे घुमाए, मतलब है यहाँ से कोड़ी आपतन कोण का मान बढ़ा दिए, और आपतन कोण का मान जितने बढ़ा देंगे वो क्या हो जाएगा, डूबने का चांस कम हो जाएगा, मतलब कूदेगा उसी के ऊपर ना। मतलब अब ऐसे प्रकाश के केस में भी होता है, यहाँ का आपतन कोण का मान बढ़ा देते हैं। अब आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस माध्यम में ना जाके क्या होगा, उसी माध्यम में से डूबेगा नहीं, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा ना। क्या हो जाएगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। और यही घटना क्या करता है, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन हो ही नहीं रहा, परावर्तन हो रहा है। देखो होगा क्या कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दे कि जो विरल माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण है वो उसमें ना प्रवेश करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए। समझ में आ रहा है? उसी माध्यम में जैसे जैसे यहाँ पे आया तो ऐसे वापस उसी में लौट जाए ना। तो प्रकाश किरण की घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? सघन माध्यम से जब प्रकाश विरल माध्यम में आता है तो दूर हटता है, और आपतन कोण का मान और ज्यादा बढ़ा देने पे प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा, विरल माध्यम में प्रवेश ही नहीं करता, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है ना। और प्रकाश किरण की घटना क्या कहलाती है, पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाती है। समझ गए? पूर्णांतरिक परावर्तन। अब क्रांतिक कोण क्या होता है ये जान लो। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। क्रांतिक कोण क्या होता है देखो समझो, इसमें जानते क्या होगा, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, ठीक है ना, जिसके लिए विरल माध्यम में बनने वाले अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। नहीं समझे? समझो मैंने क्या बताया। अगर लिखना रहे तो आप लोग लिख भी सकते हो। क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन बहुत बार पूछता है ना। क्रांतिक कोण का परिभाषा आप लोग को इंटर में भी पूछता है, बच्चों इंटर में भी नहीं लिख पाते, लेकिन पहले बता देता हूँ, लिखवा दूंगा ना। लिखना देखो, क्रांतिक कोण क्या बोलेंगे, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण। पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए सबको पता है ना, सघन माध्यम में ही आपतन कोण बनेगा हमेशा, क्योंकि पहला माध्यम में सघन है तो इसी में आपतन कोण बनेगा ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना जब भी होगी तो पहला माध्यम सघन होगा, एक चीज याद रखना, पहला माध्यम सघन होगा, दूसरा उससे विरल होगा, ठीक है। अब देखो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, ये आपतन कोण है, सघन माध्यम में बना, क्रांतिक कोण की परिभाषा बता रहा हूँ, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बनने वाले अपवर्तन कोण का मान, मतलब भाई अभिलंब है और अपवर्तित किरण ये है ना, विरल माध्यम में अपवर्तित किरण जब ई वाला ले इस पे आए तो इसके बीच बनने वाला कोण 90 अंश हो जाए, अपवर्तित किरण अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए। समझी? नहीं समझी? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बनने वाले अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाए। 90 होना है ना, अभी 90 ज्यादा हो गया, उसी में लौट गया, 90 पे रहेगा तो इसी सरफेस से एकदम जाएगा ना, तो 90 हो जाए तो जो सघन माध्यम में बना आपतन कोण है उसको क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे। मतलब जो आपतन कोण है वही क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा। समझी मेरी बात कि नहीं? यानी कोण आई बराबर कोण सी से लिखते क्रिटिकल एंगल को ना, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। जब हमारा क्या हो जाए, जब आर का है ना, जब आर का मान क्या हो जाए, कोण आर का मान क्या हो जाए 90, है ना। जब कोण आर का मान 90 हो जाएगा तो आई का मान क्या हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा, मतलब आपतन कोण वही क्रांतिक कोण कहलाएगा। समझे? अब अगर नहीं समझ पाए तो कहो तो बता दूंगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? ये बता दूं, एक बार बता दूं। देखो कोई पूछे पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है, तो देखो पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए सबसे पहले क्या देखना है कि पहला माध्यम सघन होना चाहिए, दूसरा माध्यम विरल होना चाहिए। हमारा मुहावरा, तो पहला माध्यम सघन होना चाहिए, दूसरा माध्यम विरल। तो सघन से जब विरल में आ गया, सबको पता है कि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगा। देखो एक बार यहाँ से डाले तो क्या हो गया, यहाँ से गया, दूसरी बार यहाँ डाले तो थोड़ा और दूर हो गया, और थोड़ा आपतन कोण का मान बढ़ाए, ये आपतन कोण का मान बढ़ा ही रहे हैं, यहाँ से देखो आपतन कोण का और मान बढ़ाए तो आर का मान और बढ़ गया, और थोड़ा बढ़ा दिए तो आर का मान क्या हो जाएगा आपकी बार 90 हो जाएगा ना। 90 हो जाएगा तो उसी को आई वाला कोण है इसी को क्रांतिक कोण बोल देते हैं, जब भाई 90 बन जाता है ना, और थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये क्या जाएगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा ना। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, सघन हमेशा रहेगा तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण आई का मान, वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बनने वाले क्या अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। मतलब जब आर का मान 90 हो जाएगा, आर का मान 90 हो जाएगा तो आई क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। अब ध्यान दो, क्रांतिक कोण के आधार पे इसका पूर्णांतरिक परावर्तन का एक परिभाषा और बता देता। देखो पूर्णांतरिक देखो, जब क्रांतिक कोण
जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में, सघन से विरल में जाएगा पूर्णांतिक परावर्तन के लिए, सघन से विरल में जब जा रहा है प्रकाश की किरण, सघन से विरल में जा रहा है प्रकाश की किरण, तो यदि हम क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पे प्रकाश की किरण को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांतिक परावर्तन होगा। समझे? हाँ देखो ध्यान दो मेरी बात को, क्रांतिक कोण यही है, ये इतना क्रांतिक कोण है। अब इतने पे अगर डालेंगे हम लोग प्रकाश की किरण तो क्या इसी माध्यम में जाएगा, ये 90 तक ही जाएगा ना। जैसे क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मतलब यहाँ से डालेंगे ऐसे, तो ऐसे ये फिर उसी माध्यम में वापस हो जाएगा, तो पूर्णांतिक परावर्तन होगा ना। और अगर क्रांतिक कोण से कम रहेगा, जैसे क्रांतिक कोण इसी पे डालेंगे तो पूर्णांतिक परावर्तन नहीं होगा। नहीं समझी मेरी बात? क्रांतिक कोण से जब ज्यादा पे आपतित कोण रहेगा, आपतित किरण को क्रांतिक कोण से ज्यादा किरण पे डालेंगे, आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से ज्यादा है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है तो पूर्णांतिक परावर्तन होगा। और अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम है तो पूर्णांतिक परावर्तन नहीं होगा, उसी माध्यम में रह जाएगा ना। और जब बराबर होगा तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन जाएगा। समझे मेरी इतना बात? अब चलो अपवर्तनांक पे आ जाते हैं ना, इतना चीज जान गए ना आप लोग। 2 मिनट के बाद महीनी देखो, अब हम लोग अपवर्तनांक के बारे में पढ़ते हैं। देखो इतना चीज समझे भैया? समझ में आया कि नहीं आया? अगर ना आया होगा तो बताऊंगा, कल पूछूंगा। आप लोग से आज पूछने के लिए मैंने कहा था ना। अब तैयार हो जाओ। अपवर्तनांक, सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलते हैं। अपवर्तनांक अगर कोई पूछे तो अपवर्तनांक की परिभाषा आप लोग क्या बताएंगे? जरा देखो वहीं से स्टार्ट करता हूँ एकदम से ना। देखो दूसरा नेम क्या है अपवर्तन का? दूसरा नेम स्नेल का नेम जिसको कहते हैं ना। देखो उसका था आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या साइन आई बटे साइन आर, आपतन की कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होगा कुछ ना, इसका मान बढ़ाओगे आई का मान तो आर का मान बढ़ेगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा ना, कोई चेंज नहीं होगा। नियतांक होता है, इसको यन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यन से। इसको एक और नाम से बोलेंगे, इसको बोलते हैं, इसको इस नियतांक को क्या बोलते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। देखो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। समझे कि नहीं समझे ये चीज? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब ध्यान दो, इसको है जो इतना चीज लिखा गया है, इतना पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। खूब बड़ा चीज नहीं लिखा है तो इसको छोटे से लिखने के लिए करते क्या है, जैसे देखो मान लो है मैंने, देखो इसको लिखते हैं, पहले माध्यम को मानेंगे 1 और दूसरे माध्यम को मानेंगे 2, ठीक है ना। और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखना है तो 1n2 लिखेंगे इसको, ठीक है ना। 1n2 इसके ऊपर पढ़ते क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जो n के बाद में, मतलब n के बाद में 2 है ना, तो उसी को बोलेंगे बाद में, मतलब n को पहले है तो 1 को क्या बोलेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। इसको कैसे पढ़ेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अच्छा इसको क्या बोलेंगे? 2n1। हाँ, जोन यहाँ पे रहेगा, जोन लास्ट में रहेगा ना, उसी का अपवर्तनांक बोलना, उसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना रहता है ना। ये दूर रहेगा तो इसके सापेक्ष निकाला जाएगा, ठीक है ना। समझे मेरी बात? अच्छा तो देखो यहाँ पे होता क्या है, देखो ऐसे ये हमारा है, देखो एक यहाँ पे फार्मूला बनेगा, यहाँ पे देखो आई क्या है, आई है, ऐसे देखो ये हमारा आई है, ये क्या है, आर है, ठीक है ना। ये पहला माध्यम हमारा हो गया और ये क्या हो गया हमारा दूसरा माध्यम हो गया। मान लो इसका मान मैंने n1 लिख दिया, इसका अपवर्तनांक, इसका मान अपवर्तनांक के लिए दिया n2 लिख दिया, ठीक है ना। समझी? अब ध्यान दो, तो यहाँ पे जानते हो क्या होगा, यहाँ पे आपतन कोण की ज्या साइन आई है, ऊपर वाले का, ऊपर मतलब इस माध्यम के जितने चाहिए उनका मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर कर देंगे दोनों को ना। ध्यान दो, साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, नहीं साइन आई गुड़े n1 क्या होगा, n1 बराबर क्या होगा, साइन आर गुड़े n2। नहीं समझे मेरी बात? गुड़े n2। ध्यान दो भाई यार, कोई आर, ठीक है ना। ये n2 है, दिख रहा है n2, समझ में आया? साइन आर इंटू n2, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो देखो साइन आई है, इधर साइन आर भेज देंगे तो साइन आई बटे साइन आर है, n1 इधर गुड़े में उधर जाएगा भाग में जाए तो बराबर क्या आएगा n2 बटे n1। इतना बड़ा हो गया ना, समझ में आया।
और इसको क्या बोलते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, यानी इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और ये होता क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी 1n2, ये इसके बराबर होगा। समझिए हमारी बात की नहीं। तो ये फार्मूला बन गया साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या, n2 बटे n1 बराबर 1n2। 1n2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जो लास्ट में रहेगा उसी का अपवर्तनांक रहेगा, जो पहले का उसी के सापेक्ष रहेगा ना। तो पहला है तो पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरा है दूसरा लास्ट में है तो उसका अपवर्तनांक, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ये हो गया। ठीक है ना, इतना चीज़ जानिए ना। अच्छा अब ध्यान दो, यहाँ पे पहला माध्यम दूसरा माध्यम दे दिया। अगर आप लोग को माध्यम 3 लेना है, माध्यम कितना लेना है 3, तो या तो होगा क्या, वायु होगा, क्या होगा, हवा, हवा या वायु, हवा नहीं हवा, ये होगा। इसको एयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एयर। तो इसका ए ले लेते हैं, ठीक है ना, स्मॉल ए, समझे। जल है तो जल को किसे लिखते हैं, वाटर ना, वाटर ही तो बोलते हैं। और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, डब्लू। है कल पानी बोल रही थी वाटर को, कोनो बात नहीं, एक के बात है। देखो यू डब्लू लिख देंगे। और ग्लास यानी कांच लेंगे ना, कांच, तो ये क्या है हमारा, कांच के लिए क्या होगा, ग्लास। तो इसको कैसे लिखेंगे, स्मॉल जी से। इतना चीज़ समझ में आया, एक एक चीज़ आ गया होगा, आप लोग को रट जाएगा भाई सब चीज़। देखो इतना हो गया ना। अब ध्यान दो आप लोग को, इतना चीज़ जान गए ना। अब एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, उसको समझ लो थोड़ा सा। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, समझ लो मेरी बात को। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको बोलेंगे, देखो किसी माध्यम का अपवर्तनांक जब वायु के सापेक्ष निकाला जाए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक यदि वायु के सापेक्ष निकाला गया, हवा के सापेक्ष निकाला गया है, तो क्या हो जाएगा, वो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, समझे। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक या फिर उसका मूल अपवर्तनांक जो है वो बराबर होता है ना। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है कि वो हवा के संपर्क मतलब सापेक्ष लिया गया है ना। अगर किसी के सापेक्ष नहीं लिया है तो उसका हवा के सापेक्ष लेते हैं, उसी को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं ना। समझिए मेरी बात। जैसे मैंने कहा कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो आप लोग बताएंगे 1.44 जो भी होता हो, तो बताएंगे इतना ना। और मानव नेत्र में जो कच्चा द्रव होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33, वो अलग बात है, वही बताया जाएगा आपको। तो मतलब यहाँ पे जो बताया जा रहा है, जैसे कांच का अपवर्तनांक बताया गया ना, तो यहाँ कांच का अपवर्तनांक बताया गया, जानते हो किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। समझ में आया। जैसे अगर आपको मैं कहूँ, अच्छा देखो इतना चीज़ जान गए ना। अब ध्यान दो थोड़ा सा और, अगर मैं इसे लिख दूँ ANG, तो इसका मतलब आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, हवा के सापेक्ष कांच का। ठीक है, अगर मैं इसे लिख दूँ GNA, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग, वेरी गुड, ठीक है ना। अगर ऐसे लिखना रहे ANW, तो क्या कहेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, ANW। तुम लोग तो कहानी बोल रही है, बोली है। चलो अब देखो ऐसे WNA हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, क्या करिए, क्या कह रहा है, बोल कर भाई। अच्छा तो इसका आप बताओ WNG, इसको क्या पढ़ेंगे, हाँ। तो लास्ट वाला आप किसको बता दो, GNW, कांच के सापेक्ष हाँ। इतना चीज जान गए ना, तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा ना। अब ध्यान दो आप लोग को, निरपेक्ष अपवर्तनांक रहेगा, तो देखो है देखो ANG, ये जान तो ANG जो लिखा है, ये इसको ऐसे आप NG भी लिख देंगे तब वो सही है ना। ANG को NG भी लिख देते तब भी वो उसको मान लिया जाता ना, क्योंकि ये निरपेक्ष कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक है और कांच का मूल अपवर्तनांक है, दोनों बराबर होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाला गया मतलब हवा के सापेक्ष निकाला गया है, और इसको भी वही है, मतलब हवा के सापेक्ष ही निकाला जाएगा। किसी का अपवर्तनांक बोला गया है तो वो अगर नहीं बोला गया कि इसके सापेक्ष निकाला गया है, तो उसको माना जाता है कि हाँ वो हवा के सापेक्ष ही है। समझी कि नहीं समझी, समझिए ना, नहीं समझिए। अरे आपको जैसे है क्या कि क्या कहूँ, जैसे अगर किसी का अपने पिताजी का नाम बताया, वो पूरा कास्ट उनका बता दिया, तो आपको अपना कास्ट बताने की जरूरत थोड़ी है। अभी तो उन्हीं कास्ट कहोगे कि दूसरा कास्ट हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इसी प्रकार से अगर एक ठुक बता दिया गया इसका ANG, अगर जी बताया गया कि हाँ इनका है, तो बस इसका मानेंगे कि हाँ ये भी उसी का होगा ना, मतलब एयर के सापेक्ष ही होगा। अगर कुछ नहीं बताया गया तो एयर के सापेक्ष होगा। चलो देखो अब नहीं बताऊंगा उधर, समझे, गड़बड़ हो गया थोड़े ना।
एग्जाम्पल हुआ जो उन्होंने बताया कि कास्ट वास्ट। देखो मान लो मैं बताऊं, जैसे मैं अगर कह दूं हिंदू हूँ, मान लो एक मोटी बात हिंदू हूँ, तो हिंदू बोल दिया मैंने, हिंदू हूँ ना, तब इसमें मुझे कोनो जात बताने की जरूरत है? अब जात बता रहा हूँ, नहीं अगर हिंदू हूँ तो इसका मतलब पता चल गया कि हाँ कितना भी हुआ तो हो गया। लेकिन चलो छोड़ो गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, चलो इसको काट दिया जाएगा, नहीं बैठा ना एग्जाम्पल। अच्छा देखो ANG हो गया, इसको जान गए आप लोग ना। अब ध्यान दो आप लोग को, ऐसे है देखो इसको ANW है, ध्यान दो इसको ANW को भी हम लोग पढ़ेंगे। ये ANW को ANW भी कह सकते हैं ना, ANW बराबर NW, मतलब यह क्या है ANW यानी कि जल का निरपेक्ष अपोतनांक, जल का निरपेक्ष अपोतनांक इसको पढ़ेंगे ना, या फिर वायु के सापेक्ष जल का अपोतनांक, या फिर जल का निरपेक्ष अपोतनांक, दोनों एक का बात है, समझ में आया? अब ध्यान दो आप लोग, अब हम लोग करते क्या है यहाँ पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, अब इसको मिटाऊं, थोड़ा सा देख लो इधर, अगर मैं यहाँ पे लिखूं GNW, देखो GNW मैंने ऐसे लिख दिया, ये देखो ये हो गया हमारा कांच के सापेक्ष जल का अपोतनांक। अच्छा अब इसको देखो निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखो कांच के सापेक्ष जल का अपोतनांक, तो जल का अपोतनांक हम लोग ऊपर लिखेंगे, किसका अपोतनांक लिखेंगे ऊपर, जल का अपोतनांक, और नीचे लिखेंगे कांच का अपोतनांक, जो है यहाँ पे रहेगा वही ऊपर चला जाता है ना। जैसे यहाँ पे था देखो ऐसे था 1N2 था, तो यह क्या हो जाता था N2/N1 हो जाता था, समझे? जो यहाँ पे रहता था वो ऊपर चला जाता था, समझे मेरी बात? 1N2 तो N2/N1 हो जाता था। ऐसे ANW है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NW हो जाएगा, यहाँ पे NW, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NG, समझे आप लोग? और ये किसके सापेक्ष रहेगा, तो एयर के सापेक्ष, इसको एयर आगे लगा भी सकते हैं ना ऐसे, समझ में आया? तो ANW बराबर AN/NG हो जाएगा। क्या हुआ, क्या देख रहे हो तुम लोग तो ध्यान से? ये देख रहे थे हम, ये हाँ वो उधर कान का देख रहा था। अच्छा वो जो वहाँ पे आदमी को दबा है वही देख रहे हो तुम लोग? ये देखने चाहिए, हम ये देख रहे थे, ये कैसे हो गया? चलो ये कैसे नहीं हो गया, देखो है इसको, देखो GNW है ना, GNW इसको पढ़ेंगे कांच के सापेक्ष जल का अपोतनांक, तो ऐसा लिखा रहता है, तो ये देखो जो W रहेगा ये ऊपर है, देखो यहाँ पे 1N2 था ना, तो N2/N1 हो जाता था, ऐसे यहाँ पे क्या NW/NG हो जाएगा। अब NW और NG बराबर होता है, देखो NW NG के बराबर होगा, देखो यहाँ पे जो भी था, तो NW को ANW भी तो लिख सकते हैं, उसको निरपेक्ष लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना? अगर मैं ऐसे कहूँ आप लोग को GWNG, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, WNG का फार्मूला क्या हो जाएगा, हवा की कांच का अपोतनांक, कांच का अपोतनांक ना। तो अब जब इसका बराबर लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे कांच का अपोतनांक, क्या लिखेंगे, कांच का अपोतनांक NG/NW, ठीक है ना? अब यहाँ पे एयर भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझिए? इतना चीज तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना। अब इसको मिटाते हैं, ये देखो ये जो फार्मूला होता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इसको भी इंपॉर्टेंट रखना और ये इसको भी इंपॉर्टेंट ही रखना, ये इतना चीज। बंद हो गया क्या, हाँ बंद हो गया, चलो है हो गया। इसको ही फार्मूला नोट करके रखो, नहीं तो नहीं समझ में, इसी में न्यूमेरिकल पूछता है, हर साल पूछता है। अब आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेगा नहीं, दिखा, हाँ देखो नोट तो किया था। हो गया दीपशिखा, दीपशिखा नहीं नोट कर रही है, दीपशिखा बाद में नोट करेगी। हो गया इतना, चलो नोट कर लो जल्दी से, बाद में नोट कर लेना फिर, अगर नहीं नोट करोगे हाँ नोट कर लेना, बाद में नोट कर लेना है, वीडियो में देख के जाके नोट कर लेना। देखो है अब इसको मिटाऊं, फोन नहीं है, ये देखो स्टेटस लगाने के लिए और फोटो भेजने के लिए रहता है व्हाट्सएप पे मेरे वो भेजते हैं, क्या कहते हैं, कुछ भेजते हैं। अब देखो अब मैं आगे बताता हूँ आप लोग को, अरे हो देखो मिटा दिया, चलो देखो अब इतना चीज जो बकवास लिखा था, अब इसको खुल के हमें जो काम का चीज़ है उसको लिख देता हूँ ना। देखो कितना चीज़ हम लोग जाने, हाँ देखो 1N2, इसको हम लोग लिखते हैं N2/N1, ठीक है ना? ऐसे देखो ऐसे है क्या हमारा GNW है, GNW, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग NW/N
एन जी, इसको जल आगे एयर भी लगा देंगे तो ए एन जी ऐसे लिख सकते हैं ना, ये इस प्रकार से। या फिर ऐसे ए एन डब्ल्यू जी है तो इसको क्या लिखेंगे, एन डब्ल्यू, ए भी आगे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये इतना फार्मूला हो गया ना। अब ध्यान दो आप लोग को, अपवर्तनांक का प्रकाश के चाल से क्या संबंध होता है। हाँ देखो, अब प्रकाश के चाल के साथ क्या संबंध है, तो ध्यान दो इसको, देखो समझना हो तो समझो, नहीं ना समझो उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो ध्यान दो, होता क्या है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध है ना। तो ध्यान दो, अब अपवर्तनांक की एक और परिभाषा आप लोग बता सकते हैं कि वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अगर अपवर्तनांक निकालना है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वायु के सापेक्ष उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। नहीं समझे। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक जानते हो क्या होगा, तो यह होगा हमारे क्या, वायु में प्रकाश की चाल, वायु अथवा निर्वात एक क्या बात है ना, तो वायु लिखो या निर्वात लिखो, निर्वात ही मान लेते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल, में चाल प्रकाश की चाल ना, बटे क्या जगह, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक उस माध्यम में चाल, समझे। जैसे एक, अब देखो अब समझ लो थोड़ा सा इसका कैसे है। जैसे मान लो कोई माध्यम हमारा N1 है, पहले कोई माध्यम है उसका अपवर्तनांक क्या है, N1 है। मान लो कोई पहला माध्यम है, ऐसे पहला माध्यम ये है, तो इसमें प्रकाश की चाल कितनी है, इसका प्रकाश की चाल का मान लो वेग v1 है, ठीक है ना। दूसरा माध्यम यहाँ पे गया, यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या हो गई, दूसरा माध्यम है, तो दूसरे माध्यम में क्या हो गया, b2 हो गया इसका वेग। जाहिर सी बात है बढ़ेगा घटेगा जो भी होगा, लेकिन b2 वेग हो जाएगा ना, मतलब परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से है ना। तो अब अपवर्तनांक निकालना है, तो देखो ये हमारा वायु है, मान लो वायु है, और ये हमारा क्या है, कोई कांच है, ऐसे मान लो कांच, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कांच का अपवर्तनांक निकालो, कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक कैसे निकलेगा, कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वायु में प्रकाश की चाल, मतलब वायु हो तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल, ये निर्वात में प्रकाश की चाल, बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कांच में प्रकाश की चाल। कांच में क्या हुआ, ध्यान दो, कांच का अपवर्तनांक अगर निकालना रहे तो क्या करेंगे, वायु मतलब जिस माध्यम में पहले है उसके प्रकाश की चाल बटे उस जो माध्यम में प्रवेश कर रहा है, जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसका अनुपात करेंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, कांच का अपवर्तनांक उस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल जाएगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल कर देंगे तो हमें उस माध्यम का अपवर्तनांक निकल जाएगा। समझ गए इतना चीज।